Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, पढ़ाई और फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं। ये हमारा पहला स्पेशल डे है, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन डे। यहाँ आप अलग अलग डिज़ाइन देख सकते हैं और हम हर रोज़ सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर तैयार होती हैं। और इस साल इसकी थीम रखी गई है डाइवर्सिटी, ताकि प्रमोट किया जा सके इंडस्ट्री के अंदर नए नए इनोवेशंस को। फिर सेकंड डे है नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। ये मनाया जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस को ट्रिब्यूट देने के लिए। ये एक हमारे बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट थे और इनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को और 28 जून मीन्स अपने बर्थडे से एक दिन पहले इनकी डेथ हो गई थी 1972 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें बताना है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। इसके रिस्पेक्टिव में हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, जो कि इससे रिलेटेड हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जो इंडिकेटर्स हैं 194 मेंबर स्टेट्स हैं। इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है ट्रेंड 2000 से लेकर 2020 के ईयर के बीच में सभी कंट्रीज़ का, रीजन्स का, और इसके अंदर इनकम ग्रुप्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा फर्स्ट ओनली, क्योंकि सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे 2020 नहीं 2019 आएगा। कोविड-19 की वजह से हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला सेक्टर कौन सा है? वो है हमारा हेल्थ सेक्टर। उसके ऊपर हमने बहुत सारी मेहनत की है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है हमारा, जो है कि है गुड हेल्थ एंड वेल बींग, उसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया था, लेकिन कोविड-19 ने बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल किया हमारे हर सेक्टर का। और उसी वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले रीज़न थे अमेरिका और यूरोपियन, और जो कि अभी भी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, अभी भी टॉप पर बने हुए हैं वो। इसके बारे में जान लेते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, ये प्रेजेंट की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके मेंबर स्टेट्स जो 194 टोटल मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए, और 2021 से के एडिशन के अंदर इसके अंदर रिफ्लेक्ट किया है जो भी वर्ल्ड के अंदर कोविड-19 पैंडमिक की वजह से रिफ्लेक्ट हुआ है, थ्रेट हुई है, और जो हमारा प्रोसेस थी, हमने जो इतने टाइम में प्रोग्रेस की थी, क्योंकि 2015 के अंदर अडोप्ट किए गए थे हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको, और 2030 तक उनके गैप को फुलफिल करने की बात थी कि 2030 तक हम हर लेवल के ऊपर अच्छे से काम करेंगे, अचीव कर लेंगे टारगेट्स को। उस वजह से काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ा है, और 2002 से लेकर 2019 तक सभी कंट्रीज़ के अंदर, रीजन्स के अंदर, इनकम ग्रुप्स के अंदर इसका डेटा निकाला गया था। उसके अंदर 50 इंडिकेटर्स को, हेल्थ इंडिकेटर्स को शामिल किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, और WHO की 13 जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क ये भी इंक्लूड की गई थी इसके अंदर। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अप्रूव किया है $125 मिलियन का सपोर्ट देने के लिए रेजिलेंट केरला प्रोग्राम के लिए। हमारे ऑप्शन हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया है। केरला में 2018 के अंदर बहुत ही बुरी तरह की बाढ़ आई थी। मानसून की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड दोनों ही देखने के लिए मिले थे। तो उसी को बचाने के लिए, उसी को सपोर्ट करने के लिए, और जो भी आगे ऐसा कोई भी इवेंट ना देखने को मिले, या फिर अगर हो भी तो उससे लड़ सके केरल स्टेट, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने ये रेजिलेंट केरल प्रोग्राम को फंड दिलवाया है। ये फंड वैसे तो फंड नहीं है, ये लोन है जो कि 14 ईयर्स के लिए दिया गया है, और इसके अंदर 6 साल हैं वो ग्रेस पीरियड भी दिया गया है, ताकि अगर वो टाइम पे हम पे नहीं कर पाते हैं तो उसकी 6 साल के अंदर ही हम पे कर सकते हैं उसके बाद में। इसके अंदर मेनली 2 चीज़ों पर काम किया जाएगा। वो क्या क्या है? सबसे पहले तो फाइनेंस है, जो रेजिलेंट इंडिया बनाने के लिए फाइनेंस, अगर कोई भी आगे फ्यूचर में ऐसी क्लाइमेटी देखने को मिलती है तो उसके टाइम पे पैसों की सबको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इस चीज़ से लड़ने के लिए। उनको फाइनेंस को कैसे इम्प्रूव करना है उसके ध्यान में रखा जाएगा। और दूसरा जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर है, रोड सेक्टर है, उसको आगे आने वाली क्लाइमेटी से लड़ने के लिए कैसे रेजिलेंट बनाया जा सकता है उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो देख लेते हैं इसको।
वर्ल्ड बैंक के जो बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रूव किया है $125 मिलियन के सपोर्ट को रेजिडेंट केरला प्रोग्राम के लिए, और इसके अंदर प्रिपेयर्डनेस करवाई जाएगी नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट इफेक्ट, डिजीज आउटब्रेक और पैंडेमिक से लड़ने के लिए। और ये $125 मिलियन का लोन दिया गया है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसे हम IBRD बुलाते हैं, 14 ईयर्स के लिए, जिसके अंदर 6 साल का ग्रेस पीरियड भी है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में हमें बताना है। ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये डील करती है सिर्फ करप्शन के रिलेटेड मैटर्स को। इसके अंदर मेंबर्स हैं वो या तो 65 ईयर्स के लिए रह सकते हैं इसके ऑफिस के अंदर, या फिर 4 साल, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाता है, 4 साल का टेन्योर होता है और 65 ईयर एज होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है, और इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। और ये मेंबर्स हैं ये सिर्फ रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आंसर होगा बिकॉज यहाँ पे करप्शन के साथ, ये पहले करप्शन के साथ में डील करती थी, लेकिन बाद में इसके अंदर जो विशल ब्लोअर्स के द्वारा जो हमारे ऑफिसर्स को यूज़ किया जाता है, वैसे तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो कोई भी करप्शन रिलेटेड इशू है या फिर कोई भी ऐसा स्कैम देखने को मिला है उसको उजागर करते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत होता है क्योंकि वो उनके डाटा को इलीगली निकालते हैं, चोरी करते हैं और फिर पब्लिक के अंदर डाल देते हैं। तो उसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी सारे इश्यूज भी निकल कर आए हैं। तो इस वजह से इसके अंदर सिर्फ करप्शन को नहीं, करप्शन के साथ में विसल ब्लोअर के लिए एक्टिविटीज़ हैं उनको भी डाल दिया गया था। और CVC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1964 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। CVC इसको पहले करप्शन के लिए बनाया गया था, लेकिन 2004 के अंदर इसके अंदर विसल ब्लोअर ऑफिस को भी ऐड कर दिया गया, जो कि गलत तरीके से वो डेटा निकालते हैं और इसके मैटर के इसके मेंबर हैं उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और CVC है उनके जो अपॉइंटमेंट है, उनको CVC के अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन उनको रिकमेंडेशन कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इन सभी की रिकमेंडेशन के ऊपर उसे अपॉइंट किया जाता है। और प्रेसिडेंट है वही इसको रिमूव कर सकते हैं अगर CVC है वो इनकेपेबल मिले, या फिर वो करप्शन करता हुआ मिल जाए, या फिर वो इमोरल एक्टिविटीज़ में संलग्न हो, या फिर जो करप्शन करें, या फिर कोई भी ऑफिस ऑफ जो प्रॉफिट की ऑफिस, कोई भी ऑफिस जिसके अंदर उन्हें प्रॉफिट हो रहा है उसको होल्ड करें। मतलब कि एक टाइम पे 2 ऑफिस उसको होल्ड नहीं कर सकता वो, उसी एक टाइम पे एक ही ऑफिस को होल्ड करना है। रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारे विजिलेंस कमिश्नर हैं सुरेश N पटेल, ये आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पे, इनको अपॉइंट किया गया है एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में, क्योंकि जो हमारे जो पहले CVC थे संजय कोठारी, वो उनकी टर्म पूरी हो गई जून 23 को 2021 के अंदर। और अब ये कब तक पोस्ट पे रहेंगे, ये तब तक पोस्ट पे रहेंगे जब तक कि नए विजिलेंस कमिश्नर हैं वो अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम, ये लॉन्च किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, किसके कोऑपरेशन के साथ में, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया है उसके साथ में रिलीज़ किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है। हमारा ऑप्शन है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा व्हाट्सएप स्किल चैंपियंस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत क्या क्या किया जाएगा, स्कूल के यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिजिटल ऑनलाइन स्किल्स सिखाई जाएंगी, और ये स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी, ई-लर्निंग से जोड़ा जाएगा, ताकि इनका जो कोर्स कंप्लीट है उसके होने के बाद में उनको डिजिटल स्किल्स चैंपियंस का सर्टिफिकेट दिया जा सके और उनको इंक्लूड किया जा सके आज के ई-लर्निंग के प्लेटफॉर्म के अंदर। और व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है जो कि 2009 के अंदर बनाई गई थी और जिसे 2014 के अंदर फेसबुक के द्वारा खरीद लिया गया था। ये नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन व्हाट्सएप के साथ में अनाउंस कर रही है, इसका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन व्हाट्सएप के साथ में अनाउंस कर रही है, और इसके अंदर अलायंस किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम को। इसका एम रखा गया है कि जो यूथ है उनको डिजिटल स्किल प्रोवाइड करवाई जा सके, एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा सके उन्हें। और इसके अंदर पार्टनरशिप कौन, व्हाट्सएप डिजिटल स्किल एकेडमी, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ट्रेनिंग सेशन। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अरुण जेटली रिक्रिएशन कम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आप यहाँ पे इसका मॉडल भी देख सकते हैं, इंदौर, बेंगलोर, नागपुर, जम्मू। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, ये जम्मू के अंदर लोकेटेड है। और अरुण जेटली हैं, उनके बारे में काफ़ी सारी बातें हम जानेंगे। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने अथॉरिटीज़ से पूछा है कि
क्या क्या काम किया जा रहा है कि जो हमारे अरुण जेटली मल्टीपल कॉम्प्लेक्स के लिए, और ये कहाँ पे है इसके, और ये कहाँ पे आएगा, ये बॉर्डर एरिया हीरानगर जम्मू के अंदर आएगा। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इनकी डेथ एनिवर्सरी, पहली डेथ, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इनकी पहली डेथ एनिवर्सरी के साथ में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी जाएगी। और 12 सितंबर 2019 को दिल्ली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसे रीनेम किया गया था अरुण जेटली स्टेडियम के रूप में। और ये क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर भी रह चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर काउंसिल, जिसे हम BCCI बुलाते हैं। और अरुण जेटली के बारे में जान लेते हैं। अरुण जेटली के बारे में जान लेते हैं। अरुण जेटली हैं, इनकी लाइफ साइकिल रही 1952 के अंदर बोर्न हुए थे और 2019 के अंदर इनकी डेथ हो गई। ये जाने माने पॉलिटिशियंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी रह चुके हैं और 2014 से लेकर 2019 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। और 2014 के अंदर और इन्होंने GST को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इनके टाइम पे डिमोनेटाइजेशन किया गया था और रेलवे में जो बजट होता है उसे जनरल बजट के अंदर इंक्लूड किया गया था, क्योंकि जो रेलवे बजट है वो पहले जो ब्रिटिश काल था उस टाइम पे उन्होंने रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया था। इसका रीज़न सिंपल सा आप जानते हैं, क्योंकि वो हमें लूटने आए थे तो रेल के ऊपर उनका स्पेशल फोकस रहता था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अलग कर दिया था रेलवे बजट को, लेकिन उन्होंने फिर से रिकम्पाइल कर दिया। और इन्हीं के टाइम पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को भी लाया गया था और 2020 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया, जो कि हमारा सेकंड हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है, जिसे इनकी डेथ के बाद ही मिला है इनको। और हमारा फर्स्ट हाईएस्ट है वो भारत रत्न है, उसके बाद में पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और लास्ट में पद्मश्री आता है। फिर हम आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा EPGS। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा C, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, EPGS जिसे नाम दिया गया है। LIC ने वेब बेस्ड IT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो सेंट्रलाइज कलेक्शन किया जाएगा, पेमेंट की जाएगी इसके अंदर। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव फीचर्स डाले जाएंगे, सीमलेस होंगे, जो इंटीग्रेटेड बैंकिंग और ऑटोनॉमिक रिकैंसिलेशन भी की जाएगी इसके अंदर। इसके चेयरमैन हैं LIC के जो चेयरमैन हैं वो MR कुमार हैं और LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये फाउंड हुई थी 1 सितंबर 1956 को। हमारा अगला क्वेश्चन, इंडियन प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 की अनाउंस की गई, किसके द्वारा, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा B, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इन्वायरमेंट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली क्या है, उन्होंने इसे अनाउंस किया गया है ताकि नए नए इनोवेशंस किए जा सके प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन को कम करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको। और इसके अंदर यूनिक कंपटीशन रखा गया है, जिसके अंदर जो नए स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं, वो डेवलप करेंगे इनोवेटिव सॉल्यूशन ताकि मिटिगेट किया जा सके प्लास्टिक पॉल्यूशन के साथ में। और डेवलपमेंट होगा नए अल्टरनेटिव सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, मतलब कि ऐसा प्लास्टिक जिसे हम अल्टरनेट की जगह पे यूज़ कर पाएंगे और जो कि कम पॉल्यूशन फैलाएगा। और PM मोदी हैं, उन्होंने कैलोरियन कॉल की है फेज आउट करने के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 2022 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ऑलरेडी बैन कर चुके हैं इम्पोर्ट प्लास्टिक वेस्ट का कंट्री के अंदर। प्लास्टिक वेस्ट जो कंट्री के अंदर इंपोर्ट किया जाता है, मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपना प्लास्टिक वेस्ट है उसे अपना कार्बन एमिशन कम दिखाने के लिए क्या करती हैं, डंप कर देती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर। तो उसका इंपोर्ट है हमने बैन कर दिया, हमारी कंट्री के अंदर इसको नहीं लाया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसने प्लास्टिक वेस्ट को रूल को 2016 के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था ताकि हैंडल किया जा सके प्लास्टिक वेस्ट को और इन्वायरमेंट को, ताकि इन्वायरमेंट को साउंड बनाया जा सके
इसके अंदर क्या किया गया था, जो कैरी बैग्स हैं जिनके अंदर 50 माइक्रोन्स के, जो कि 50 माइक्रोन से भी कम देखने को मिलते हैं, उनको बैन कर दिया गया था। और फिर फ्यूचर के लिए इन्होंने क्या स्टेप लिया था, मिनिस्ट्री ने इशू किया था एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मार्च 2021 को, ताकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर क्या किया जाए, प्रोविजन किया जाए, कम से कम 12 ऐसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स हैं जिनको बैन किया जाना चाहिए। और इसके अंदर जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक कटलरी का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रेफरेंस में, इनिशिएटिव पीएम ई विद्या। ये आप समझ ही गएंगे, वैसे तो एजुकेशन से रिलेटेड है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसका एम रखा गया है यूनिफाई करने के लिए सभी एफर्ट्स किससे रिलेटेड, डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन एयर एजुकेशन से रिलेटेड। ये पहला ऐसा अटेम्प्ट है जिसके अंदर काम किया जाएगा किसके लिए, जो चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी हैं, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत की, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत की नीड होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और चिल्ड्रन जो कि ताकि अचीव किया जा सके इंक्लूजन, ताकि अचीव किया जा सके गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट, हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसने रिसेंटली गाइडलाइन इश्यू की है उनके इसके बारे में, ताकि ई कंटेंट बनाया जा सके डिसेबल चिल्ड्रंस को। कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव लाया गया है ये, और पीएम ई विद्या लॉन्च किया गया है इसके लिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है जिसके अंदर, और ये लॉन्च किया गया था 17 मई 2020 को, डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए। और ये पहली बार किया गया है कि डिसेबल चाइल्ड है उसके लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए ध्यान में रखा, उसकी डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखा गया है। और 4 प्रिंसिपल दिए गए हैं, कौन कौन से हैं वो, जिनके नाम है अप्रिशिएबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रोबस्ट। ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, इसके अंदर टेक्स्ट होंगे, टेबल्स होंगी, डायग्राम्स होंगी, विजुअल्स होंगी, ऑडियोज़ होंगी, वीडियोज़ होंगी, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर होंगे। नेशनल स्टैंडर्ड कौन सा होगा, GIGW 2.0, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होगा, WCAG 2.1, या फिर EPUB, या फिर DAISY। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म कौन कौन से होंगे, वो होंगे दीक्षा, ये एक रीडिंग प्लेटफॉर्म है और डिवाइस है जिसके अंदर कंटेंट है उसको एक्सेस करवाई जाएगी। और ई पाठशाला, जिसके अंदर कंप्लाई किया जाएगा टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये कंसिस्ट करता है, इसके अंदर कौन कौन से नोडल पॉइंट्स हमें ये बताना है, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है हमें बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में, ये आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे न्यू दिल्ली है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये अलीगढ़ है, ये आगरा है, ये फिर हमारा झांसी है, कानपुर है, और ये चित्रकूट है, और यहाँ पे लखनऊ है। ये सभी इस कॉरिडोर के अंदर आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इंडिया स्वीडन इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के अंदर राजनाथ सिंह ने स्वीडिश फर्म्स को इनवाइट किया है कि वो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स के अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि इस सेक्टर की ग्रोथ की जा सके। और इसके अंदर जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसे भी इन्हेंस किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, ताकि हम इंडिजीनियस प्रोडक्शन कर सकें काफ़ी सारी चीज़ों का, जैसे कि हमारे जो डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं और एरोस्पेस रिलेटेड आइटम्स हैं उनका। और ये हमारे इंपोर्ट्स हैं जिन्हें हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं उसको कम करेगा और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के अंदर कौन कौन से 6 नोडल्स हैं, ये हमने अभी देखे भी हैं, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ। और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर के अंदर कौन कौन से हैं, चेन्नई, कोयम्बतूर, हाउसूर, सलेम और तिरुचिपल्ली। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने रिसेंटली रिजर्व कर दी है सभी जॉब्स अपने खुद के रेजिडेंट के लिए। हमारे ऑप्शन हैं पुदुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप, या फिर जम्मू और कश्मीर। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा लद्दाख। रिसेंटली क्या हुआ है, जो ये लद्दाख के जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल
रिसेंटली लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर के माथुर, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है जिसके तहत सभी जो लद्दाख की पोस्ट हैं वो सिर्फ लद्दाख के रेजिडेंट्स को ही मिलेगी। और कोई भी पर्सन जिसके पास कोई भी ऐसा पर्सन क्वालिफाइड नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए जिसके पास में लद्दाख की रेजिडेंटशिप नहीं होगी। रिक्रूटमेंट रूल्स ये किसके अंदर मेंशन किया गया है? क्लोज 11 किसका? यूनाइटेड नेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एम्प्लॉयमेंट सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2021 के अंदर। इसकी डिमांड 5 अगस्त 2019 से ही की जा रही थी, जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था लद्दाख को, जो कि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और इसे अब मीट कर दिया गया है, अब पूरा कर दिया गया है। और लद्दाख की पॉपुलेशन देखें तो हम डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसके अंदर 2.8 लाख की पॉपुलेशन है, लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग है ये। लास्ट ईयर क्या हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डोमिसाइल सर्टिफिकेट एलिजिबल क्राइटेरिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, ताकि अपॉइंटमेंट की जा सके गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। फिर ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कल देना था। इसका आंसर लगभग सभी ने सही दिया है। तो ये क्या है? ये टर्म ड्रैगन मैन ये न्यूज़ में देखने को मिला है। ये क्या है? ये एक न्यू स्पीसीज है लिजार्ड की, एंसेंट ह्यूमन है। चाइना का न्यू मिशन है वीनस के लिए, या फिर नई मिसाइल सिस्टम है रशिया की। तुम्हारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है बी, ये एक एंसेंट ह्यूमन है जो कि चाइना के रिसर्चर्स के द्वारा रिसेंटली मिला है। ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं इसकी। चाइना के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ड्रैगन रिवर रीजन के अंदर पाया है कि ये एक बड़ा सा फॉसिलाइज्ड स्कल मिला है उनको, और इसका क्लेम किया गया है कि ये पाया गया है कि ये 1,40,000 पुराना है, और ये एक मैच्योर मेल का ब्रेन है। एक मैच्योर मैन का ये बिलोंग करता है एक मैच्योर मैन से, जिसके पास में बहुत बड़ा दिमाग है। और ये इसके बारे में बताया गया, इसके आगे कैसी है, नाक कैसी है, ये सब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ये बताया गया है कि इसके अंदर 85 ईयर्स तक नीचे दबा रहा, जब तक कि लेबरर ने इसे नीचे जाकर नहीं निकाला। और साइंटिस्ट है, उन्होंने एनालाइज किया है उसके बाद उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है फॉसिल की, और उसके हिसाब से उन्होंने आइडिया लगाया कि ये कम से कम 1,40,000 ईयर से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 3,09,000 साल के बीच का है। फिर हमारा ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है जैन गार्डन, तो हमें बताना है ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपको देना है। और ये बात मैं बता दूं कि ये इंडिया जापान के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सो दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो प्रोवाइड यू सजेशंस टू इम्प्रूव। और आपको वीडियो कैसी लगी और आपके स्कोर को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।